नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिनी काजीरंगा से रिलेटेड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 से रिलेटेड, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा ग्वालियर एंड ओरछा सिटी से रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि होने वाला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड, और लास्ट आर्टिकल आज का हमारा होगा इंडियन एयरफोर्स एंड आरटीआई के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं मिनी काजीरंगा से रिलेटेड। क्या है मिनी काजीरंगा? देखिए, काजीरंगा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, यहाँ पर आप उसकी लोकेशन भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है मिनी काजीरंगा में? क्या है मिनी काजीरंगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये इस लोकेशन पर 2 राइनोस की डेथ हो गई है, ठीक है। इसी कारण मिनी काजीरंगा न्यूज़ में आ गया है। अब मिनी काजीरंगा है क्या? एक्चुअली मिनी काजीरंगा हम बोलते हैं पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ऑलराइट, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको बोला जाता है मिनी काजीरंगा। ऐसा क्यों है, क्यों बोलते हैं हम इसको मिनी काजीरंगा? क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन पाई जाती है। यानी कि फर्स्ट नंबर पर है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, सेकंड नंबर पे है आपका पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 से रिलेटेड। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। अब एमिशन गैप यानी कि किसके बीच में गैप, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये गैप रिपोर्ट, ये गैप बताता है किन चीज़ों के बीच में। सबसे पहले तो जो लिमिट तय की गई है, ऑलराइट, कि कितना पॉल्यूशन एक कंट्री को अलाउड है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एक कंट्री के ऊपर, इंडिया के ऊपर लिमिट रख दी कि आप 100 यूनिट पॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट रख दी है और आप पॉल्यूशन कर रहे हैं 150। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है कि आपने कितना पॉल्यूशन किया और कितना आपके ऊपर लिमिट है, उसके बीच का गैप कितना हुआ? 50। तो यही रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। ये जो लिमिट है ये कहां पर डिसाइड की गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया है, ठीक है ना। पेरिस एग्रीमेंट में क्या किया गया है? लिमिट लगा दी गई है हर कंट्रीज के ऊपर कि आपको क्या करना है, जो एमिशन है, ग्लोबल एमिशन है, उसको कम करना है और वर्ल्ड का पूरा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना है 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले तो इसको सेटअप कब किया गया था? 5 जून 1972 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये डेट 5 जून इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। तो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? ऑल अराउंड दी वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा ये कैंपेन चला जाता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये कैंपेन चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन इसको स्टैब्लिश किया गया था। फंक्शन क्या है इसका? तो बहुत बेसिक सा फंक्शन है। क्या करना है? ऐसा एजेंडाज वगैरह को प्रमोट करना है जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात की जाए। यूनाइटेड नेशन सिस्टम को बार बार ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए फोर्स करना है। ये काम करता है आपका ग्लोबल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं एमिशन गैप रिपोर्ट। इसके अलावा ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये 2 रिपोर्ट इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती भी हैं, ठीक है। इसके बाद एक और है इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। ये रिपोर्ट भी इसी के द्वारा पब्लिश की जाती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्टैब्लिश है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है ग्वालियर एंड ओरछा से रिलेटेड। रिसेंटली क्या किया गया है? ग्वालियर और ओरछा ये दोनों सिटीज मध्य प्रदेश में हैं। इन दोनों सिटीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक एक करके दोनों सिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ओरछा के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ओरछा जो है बुंदेलखंड रीजन में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला एरिया आता है वहां पर लोकेटेड है ओरछा।
ओरछा फेमस है काफ़ी ज़्यादा अपने टेम्पल्स के लिए और अपने पैलेसेस के लिए। बहुत सारे यहाँ पे महल और आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कैपिटल सिटी रहा था बुंदेला किंगडम की इन 16th सेंचुरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट किंगडम थी बुंदेला किंगडम, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं साइट्स की बात करूँ तो सबसे फेमस है राजमहल, उसके बाद जहांगीर महल, फिर राजा राम टेम्पल, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये यहाँ के कुछ फेमस और देखने लायक स्पॉट्स हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बेनिफिट मिलता है अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फंड मिलता है, ठीक है ना, पैसा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जहाँ पर जो मार्बल्स वगैरह के जो स्क्रिप्चर्स वगैरह लगे होते हैं उनको साफ किया जाता है केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, ठीक है, ताकि जो भी उनके ऊपर लिखा हुआ इंस्क्राइब्ड है उसे ईजिली पढ़ा जा सके। इसके बाद ग्वालियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ग्वालियर जो है, ग्वालियर को स्टैब्लिश किया गया था 9th सेंचुरी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी रहा है गुर्जर प्रतिहारा राजवंश के टाइम पर, तोमर रूल्स के टाइम पर, बघेल करछवाहो डायनेस्टी के का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है और सिंधियास की कैपिटल रही है, ठीक है। यहां पर कुछ फेमस स्पॉट्स की अगर मैं बात करूं तो सास बहू का मंदिर टेम्पल बहुत फेमस है यहां पर, ठीक है। ये जो फर्स्ट मैंने लगाई है पिक्चर यहां पर, ये ग्वालियर फोर्ट की है, ठीक है। ये है ग्वालियर फोर्ट आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड। रिसेंटली क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है और इंडिया की जो रैंक है वो 10th रैंक पर इंडिया रहा है इस रिपोर्ट में, ठीक है। इंडिया जो है लगातार टॉप 10 में बना हुआ है। इसके पहले भी इंडिया 9th पोजीशन पर था, इस साल इंडिया एक पोजीशन नीचे 9th पर आ गया है, ठीक है। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है इस रिपोर्ट को? तो जर्मन वॉच, द क्लाइमेट, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों इंस्टीट्यूट मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। कब से पब्लिश कर रहे हैं? तो 2005 से इसको पब्लिश कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। यहां पर 57 कंट्रीज के परफॉर्मेंस को प्लस यूरोपियन यूनियन यानी कि 57+1 के ग्रुप को इलेबोरेट किया जाता है, देखा जाता है कि कौन कौन सी कंट्री ने इफेक्टिव एक्शन लिए हैं क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और 57 प्लस यूरोपियन यूनियन, इन्हीं कंट्रीज को क्यों ऐड किया जाता है इसमें? क्योंकि 90% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन है वो इन्हीं कंट्रीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इन कंट्रीज का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है गैस एमिशन में। मकसद क्या है मैं आपको बता चुका हूं, चेक करा जाता है कि कौन सी कंट्रीज जो है वो अच्छे इफेक्टिव मेजर्स ले रही है क्लाइमेट चेंज के लिए। ऑलराइट, कौन कौन से मेन क्राइटेरियाज हैं? तो 14 इंडिकेटर्स रखे गए हैं, जिसमें से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए क्या पैरामीटर्स लिए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर आपने कितना फोकस किया है, एनर्जी यूज आपका कितना है, और क्लाइमेट पॉलिसीज में आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है इंडियन एयरफोर्स और आरटीआई के बीच में चल रही टसल से रिलेटेड। देखिए क्या हुआ था, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, आरटीआई फाइल कर दी। फ्री बैठे हैं घर पर, क्या करें, चलो आरटीआई फाइल करते हैं। तो उन्होंने आरटीआई फाइल की और आरटीआई में उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी और इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो कितने देशों की यात्रा पर गए हैं बाय यूजिंग इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। यानी कि इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट का यूज कर प्राइम मिनिस्टर मोदी और मनमोहन सिंह कितने विदेशी यात्राओं पर गए हैं, कितनी फॉरेन ट्रिप्स इन्होंने की हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया। एयरफोर्स ने ये डिटेल देने से मना कर दिया कि भैया हम ये जानकारी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इससे इंटीग्रिटी को और इंटरनल सिक्योरिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है अगर ये जानकारी रिलीज की गई तो, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने ये डायरेक्शन दिए कि आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। लेकिन अब इसके अगेंस्ट क्या किया, इंडियन एयरफोर्स ने ये मुकदमा लेकर वो लोग चले गए दिल्ली हाई कोर्ट और उन्हें बोला कि ये जो जानकारी मांगी जा रही है, जो इंफॉर्मेशन इसमें मांगी जा रही है, वो इफेक्ट कर सकती है काफ़ी डेंजरसली,
ठीक है। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया एट प्रेजेंट। अब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में है, ठीक है। अब देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है। देखिए, इनका कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो थोड़ी सी स्पेशल इंफॉर्मेशन है। जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उनके नाम बताइए आप कि कौन कौन से मेंबर्स थे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो इन प्राइम मिनिस्टर्स के साथ विदेशी ट्रिप पर गए थे, फॉरेन ट्रिप्स पर गए थे, ठीक है। कौन कौन से पर्सनल्स ने अकंपनी किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स को, ठीक है। और उनकी पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मांगी है इस आरटीआई में। ऑलराइट, इसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने क्या कहा? इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमें एक्सेम्पशन मिला हुआ है बाय आरटीआई एक्ट, तो हम ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो वो क्या की प्रोविजंस हैं जिनसे रिलेटेड इंडियन एयरफोर्स को एग्जेम्पशन दिया हुआ है? तो सबसे पहले तो सेकेंड शेड्यूल आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 का सेकेंड शेड्यूल क्या करता है? स्पेशल ग्रुप्स को, फॉर एग्जांपल इसमें 26 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी को एक्सक्लूड कर रखा है फ्रॉम गिविंग एनी काइंड ऑफ आरटीआई। आप आरटीआई इन ग्रुप्स में फाइल कर सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन देना ना देना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, असम राइफल, इस प्रकार की अदर 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज को सेकेंड शेड्यूल में रखा गया है, जहां पर उनको ये राइट है कि आप चाहे तो आप आरटीआई शेयर ना करें, ठीक है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन आप रिलीज करने से बच सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जहां पर आरटीआई आप फाइल कर सकते हैं, बट आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। वो कौन से केसेस हैं? अगर मैटर जो है वो इंडिया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एंड स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है ऑफ द स्टेट, रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट, जहां पर दोनों देशों के बीच में क्या हो सकता है? मतभेद हो सकता है, ठीक है। और विल लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयर करने से बच जाते हैं आप, ठीक है। तो गाइस, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन समझ में आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।